तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंसेस एमसी से बोल रही होती है। कैथरीन वुमेन्स के साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसे ये छोटा सा रोबोट बेचने के लिए दिया गया था, लेकिन उसने इसे चुरा के अपना असिस्टेंट बना लिया। अपने एमसी बोलता है, चुरा लिया? तुम तो इसे इतना ज्यादा कैजुअली बोल रही हो जैसे ये चोरी करना कोई बड़ी बात ना हो। तभी आओ उस रोबोट से बोलती है, प्रिंसेस माया कैथरीन से कुछ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए हम यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। वो रोबोट बोलता है, मैं समझ गया, मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वो तीनों उस रोबोट को फॉलो करते हुए जाने लग जाते हैं। वहीं अपने एमसी वहां रखे सामान को देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद वो रोबोट उन्हें लेकर एक गेट के पास आ जाता है और फिर उनसे बोलता है, मास्टर अभी कुछ काम कर रही है, इसलिए प्लीज यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिए। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर वेट करने लग जाते हैं। तभी अपने एमसी का ध्यान वहाँ रखे कुछ बुकों पर जाता है जो कि ह्यूमंस वर्ल्ड की ही बुक होती हैं। तभी वो साइड में देखता है, वहाँ पर डीमंस बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडल रखा होता है। उन्हें देख अपने एमसी बोलता है, सच में कैथरीन तो अल्केमी के पीछे बहुत ज्यादा पागल है। उसने तो ह्यूमंस के सभी चीजों को ही कॉपी कर लिया है। इस डीमन की बॉडी को सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाया गया है। ये ह्यूमन से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर वो अपने साइड में देखता है जहाँ कैथरीन अपने रूम में एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही होती है और सच में ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। उसे देख अपना एमसी प्रिंसेस से बोलता है, क्या यही कैथरीन है? इसे देखकर ये इतनी भी ज्यादा स्केरी नहीं लग रही जितना कि तुम बता रही थी। प्रिंसेस बोलती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बाद में जाकर सरप्राइज मत होना। तभी वो छोटा सा रोबोट बोलता है, काम के समय अगर कोई भी मास्टर को डिस्टर्ब करता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज साइलेंट रहिए और शांति से वेट कीजिए, नहीं तो आपका भी हाल स्केलेटन जैसा हो जाएगा। ये सुन के अपने एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या ये जिंदा है? वो रोबोट बताता है, ये एक पुराना पेशेंट है। जब मास्टर काम कर रही थी तो अब इसने बहुत ज्यादा शोर मचाया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसे एक बॉडी मॉडल में बदल दिया। और ये जो तुम देख रहे हो ये उसकी स्किन है। वहीं हम उस बंदे को भी देखते हैं जो कि रोते हुए बोल रहा होता है, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उस बंदे की ये हालत को देखने के बाद अपने एमसी की भी फटके चार हो जाती है। तभी प्रिंसेस उसके पीछे से बोलती है, तो अब बताओ क्या वो स्केरी नहीं है? अपने एमसी बोलता है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, वो बस स्केरी नहीं है बल्कि वो तो एक डीमन है। तभी वहाँ पर जोर से एक धमाका होता है जिसे सुनने के बाद वो सभी उसी तरफ देखने लग जाते हैं। और ये धमाका उस कमरे की दीवार टूटने का होता है क्योंकि उस विंग क्लैन के मेंबर ने उन दोनों बीस्ट क्लैन के मेंबर को मार के उस दीवार को तोड़ दिया होता है। वो विंग क्लैन का मेंबर हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम चार टांगों वाले बीस्ट, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया? अब जल्दी से उठो, मेरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में एंटर कर चुका है, अब तुम धीरे धीरे करके मरने वाले हो। उन्हें देख अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ये तो वही विंग क्लैन और बीस्ट क्लैन के मेंबर है जो कि बाहर लड़ रहे थे। तभी वो रोबोट उन्हें साइलेंट कराते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज साइलेंट हो जाइए, आपको जो भी करना है वो यहाँ से बाहर जाके कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। वो विंग क्लैन का मेंबर बोलता है, आखिरकार चल क्या रहा है? और साथ ही उसे किक मारते हुए बोलता है, चलो यहाँ से दूर हटो। इसी के साथ वो उस बीस्ट क्लैन वाली लड़की का बाल पकड़ते हुए बोलता है, अब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, अब शांति से हमें फॉलो करो। वो दोनों बीस्ट क्लैन के मेंबर बोले होते हैं, तुम कमीने रुक जाओ। दूसरे वाला बोलता है, तुम बास्टर कहीं के उसे जाने दो। वो विंग क्लैन वाला मेंबर बोलता है, ओह तो तुम अभी भी जिंदा हो, खैर जो भी हो, इसे तुम्हारे सामने करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये देखकर आओ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है, तुम कमीने कहीं के। प्रिंसेस, क्या हमें कुछ करना चाहिए? प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम हमारे यहाँ आने का पर्पज भूल चुकी हो? फोर क्लैन के बीच ये सब होना आम बात है, इनके बीच ये सब लड़ाई झगड़े डेली होते रहते हैं, स्पेशली फोर क्लैन के मीटिंग के समय। इन सब के बीच इंटरफेयर करने से केवल हमारे ऊपर ही मुसीबत आएगी। वहीं वो सभी विंग क्लैन के मेंबर उस लड़की को गंदी तरह से टच करते हुए बोल रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है, तुम अब अच्छे से बिहेव करो। दूसरा बोल रहा होता है, तुम अपने फेमस सर्विस को अब हमें शो करो, अगर तुम हमें संतुष्ट कर देती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। वहीं वो दोनों भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम कमीने कहीं के, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे आके लड़ो, उसे जाने दो। और वहीं ये सब देखकर आओ कोई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, अब मैं और ज्यादा नहीं देख सकती, और वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ के उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अपने एम से अपने स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो सभी विंग क्लैन के मेंबर उस लड़की से दूर हट जाते हैं और वो लड़की प्रिंसेस और माया के पास चली जाती है। वो विंग क्लैन के मेंबर अपने एमसी से बोलते हैं, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच इंटरफेयर करने की? अपने एमसी बोलता है, मुझे तुम्हारे जैसे कम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो औरतों को केवल खेलने की चीज समझते हैं। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, भले ही वो एक मॉन्स्टर है लेकिन है तो वो भी एक वुमेन ही। वहीं आओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वेल डन। और जबकि प्रिंसेस अपने सर को पकड़ के बोल रही होती है, ये तो आओ से भी ज्यादा इम्पल्सिव है। तभी वो विंग क्लैन का मेंबर गुस्से से एमसी से बोलते हैं, तुम डीमन क्लैन के बास्टर्ड, तुम मरना डिजर्व करते हो। और इसी के साथ वो सभी के सभी अपने एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अपने एमसी भी उनसे काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वहीं वो रोबोट गोल गोल घूमते हुए बोल रहा होता है, अलार्म अलार्म, यहाँ पर लिमिट से ज्यादा शोर हो चुका है, प्लीज इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और शांत हो जाइए, नहीं तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। दूसरी ओर उनके फाइट करने की साउंड कैथरीन तक आ रही होती है। उनके फाइट करने की वजह से वहाँ की जगह हिलने लग जाती है। इसकी वजह से जो वो केमिकल गिलास में डाल रही होती है
देती है और नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से से दरवाजे को खोलते हुए बोलती है, कौन है जो यहाँ पर इतना ज्यादा शोर मचा के मेरे काम में इंटरप्ट कर रहा है। उसे देख विंकलैंड के मेंबर और अपना एमसी फाइट करना रोक देते हैं और उसकी ओर हैरानी से देखने लग जाते हैं। वही वो रोबोट कैथरीन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए बोल रहा होता है, मास्टर अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। कैथरीन उस रोबोट को उठा के गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलने लग जाती है, मैंने तुमको बोला था शोर मत मचाना, तुमने मेरे काम को बर्बाद कर दिया, वापस जाओ और अपने काम को अच्छे से करो। वो रोबोट बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाके इसे हैंडल करता हूँ, इसलिए आप गुस्सा मत होइए। तभी वो विंकलैंड के मेंबर बोलते हैं, तो क्या तुम ही अल्केमी कैथरीन हो? मैंने सुना है तुम एक हाइब्रिड हो, लेकिन तुम तो बाकी सब औरतों जैसी ही दिख रही हो। ये सुन के अपने एमसी भी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या हाइब्रिड? प्रिंसेस बताती है, कैथरीन मामी की तरह ही डीमन क्लैन और बीस्ट क्लैन की एक हाइब्रिड है। डिफरेंस ये है कि मामी और वो स्नेक दोनों सिबलिंग हैं। हर किसी को एक क्लैन का स्टेट इनहेरिटेंस में मिला, लेकिन कैथरीन के एक ही बॉडी में दोनों के स्टेट हैं। अपने एमसी बोलता है, तो इसका मतलब जो मामी के पास स्नेक है वो उसका पेट नहीं है बल्कि उसका ब्रदर है। तभी कैथरीन उनसे बोलती है, क्या तुम ये जो यहाँ पर शोर मचा रहे हो? प्रिंसेस और बोलती है, नहीं वो ये विंकलैंड के मेंबर थे, हम तो बस तुमसे मिलने के लिए आए थे। वहीं अपने एमसी बीमार होने की एक्ट करते हुए बोलता है, मैं तो बस एक बीमार आदमी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर विंकलैंड का मेंबर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, तुम एक मैन हो के इतना पथेटिक एक्ट कर रहे हो, ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। तभी वो बीस्ट क्लैन वाली लड़की बोलती है, लेडी कैथरीन, ये विंकलैंड के मेंबर हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और आप देख सकते हो इन्होंने मेरे दोस्तों को भी इंजर्ड कर दिया है। ये सुन के कैथरीन वहाँ के सिचुएशन को ठीक से देखती है जहाँ वो बीस्ट क्लैन के मेंबर और अपने एमसी की हालत खराब होती है और वहीं वो विंकलैंड के मेंबर बिल्कुल सही सलामत होते हैं। ये देखकर कैथरीन अपने रोबोट से बोलती है, 1 मिनट के अंदर विंकलैंड को एक्सपेल कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कबाड़ में बदल दूंगी। वो रोबोट बोलता है, ठीक है मास्टर। तभी एक विंकलैंड का मेंबर बोलता है, तुम एक एल्केमिस्ट होकर खुद को बहुत बड़ा समझ रही हो, मैंने सुना है जिनको मैंने पॉइजन दिया था उनमें से कई लोगों को इसने ठीक कर दिया है। ये सुन के उसका दूसरा साथी बोलता है, क्या सच में? चलो इसे भी अपने साथ ले चलो, मैंने पहले कभी हाइब्रिड मट नहीं खाया है। उसकी ये बात सुनकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, कैथरीन खुद को मट कहे जाने से बहुत ज्यादा हेट करती है। आओ भी बोलती है, अब तो ये सभी गए। वही वो विंकलैंड के मेंबर उसे और भी ज्यादा उकसाते हुए बोले होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये कौन से क्लेन से बिलोंग करती है? उसका दूसरा साथी बोलता है, तुम बस इसे देखकर नहीं बता सकते, ना तो इसके पास कान है और ना ही इसके पास पंजा है, हो सकता है शायद इसने एक पूंछ को छुपा रखा हो। यह सुन के कैथरीन उनकी तरफ मुड़ती है और फिर उनसे बोलती है, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम खुद से क्यों नहीं देख लेते? ये सुन के वो बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, तुम तो एक सेंसिबल वुमेन हो, तो फिर ठीक है, मैं अब होल्ड बैक नहीं करने वाला। इतना बोल के वो अपने हाथ को कैथरीन की तरफ ले जाने लग जाता है, लेकिन तभी कैथरीन हाफ मोस्टर में बदल जाती है, जिसकी अपर बॉडी डीमन की होती है और लोअर बॉडी मकड़ी की। वो अपने एक पैर से अटैक करके एक विंकलैंड के मेंबर के आर पार कर देती है और इसी तरह करके वो बाकी सभी को भी मार देती है। ये देखकर अपना एमसी बोलता है, ये तो एक स्पाइडर है। प्रिंसेस बताती है, कैथरीन की मदर बीस्ट क्लैन के मोस्ट यूनिक ग्रुप से बिलोंग करती थी, जिन्हें की स्पेशली जहरीली ब्लैक स्पाइडर के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि विंग क्लैन के मेंबर का भी उनके सामने खड़ा होने का कोई चांस नहीं है। आओ बोलती है, ब्लैक स्पाइडर की दुनिया में नर की भूमिका रिप्रोडक्शन और फूड का होता है। ऐसा लगता है कि उसके जन्म के तुरंत ही बाद ही उसकी मदर ने उसके फादर को खा लिया था। यही कारण है कि डीमन क्लैन के लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं। जिसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। साथ ही उन विंग क्लैन के मेंबर की लाश नीचे आके गिर जाती है, जिसे देख कैथरीन अपने रोबोट से बोलती है, यहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो चुकी है, तुम ये मेक श्योर करना ये जगह पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए। रोबोट भी बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। जिसके बाद वो रोबोट उन तीनों के बॉडी के पास जाकर अपने अंदर से बहुत सारे हथियारों को निकाल लेता है और फिर उनके बॉडी को चीरकर उनके सभी ऑर्गन्स को निकाल के एक केमिकल वाले ग्लास में प्रिजर्व कर लेता है और उनके बोन को स्केलेटन मॉडल में बदल देता है। इसी के साथ वो रोबोट बोलता है, ये फाइनली हो गया। ये सब देखकर अपना एमसी हैरान होते हुए बोलता है, ये विंग क्लैन के मेंबर इतनी जल्दी स्केलेटन मॉडल में बदल गए। प्रिंसेस बोलती है, यही होता है जब तुम उसे गुस्सा दिलाते हो। तभी उस बीस्ट क्लैन वाले बंदे की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिसे देखो बीस्ट क्लैन की लड़की बोलती है, लेडी कैथरीन, ये अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, प्लीज इसकी मदद कीजिए। जो सुन के कैथरीन उनकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, मेरे पीछे आओ। ये सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है, आपका थैंक यू। तभी कैथरीन अपने एमसी और से बोलती है, तुम भी मेरे साथ आओ। अपने एमसी घबराते हुए प्रिंसेस से बोलता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने लिटिल ब्रदर को लेकर अब मैं ज्यादा डिस्परेट नहीं हूँ और ये मेरे लाइफ को ज्यादा इफेक्ट भी नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है, पर प्रिंसेस पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैथरीन उन दोनों बीस्ट क्लैन के मेंबर का इलाज कर दी होती है। साथ ही कैथरीन बता रही होती है, मैंने इनको एंटीडोट दे दिया है, लेकिन इन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए जब तक ये चलने फिरने के लायक नहीं हो जाते तब तक इन्हें यहीं पर रहने दो। वहीं वो लड़की बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनको बचाने के लिए। तभी कैथरीन अपने एमसी से बोलती है, और अब तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी प्रिंसेस उसके कान में सब कुछ बता देती है, जो सुन के कैथरीन बोलती है, ओह मामी, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसे ट्रीट तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। प्रिंसेस बोलती है,
कौन सी कंडीशन? ये सुन के कैथरीन अपने एमसी की तरफ अजीब तरह से देखने लग जाती है, जो देखकर अपने एमसी की फटके चाह हो जाती है। वो अपने मन में घबराते हुए बोलता है, मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैथरीन कुछ डॉक्टरों को ज्ञान दे रही होती है और वो डॉक्टर अपने कॉपी पेन लेकर लिख रहे होते हैं। कैथरीन उन्हें बोल रही होती है, आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रेयर डिसीज से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे कि तुम अपने पूरे लाइफ में केवल एक बार ही देख सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के तुम इसे अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में जाके अल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ये सब सुन के वो ट्रेनिंग डॉक्टर बोलने लग जाते हैं, और प्रोफेसर कैथरीन ऐसा बोल रही है तो ये सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ही होगा। आखिरकार वो किस तरह का पेशेंट होगा, मैं उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं, जिसे कि रस्सियों में बांधकर आओ और प्रिंसेस लेकर आ रही होती हैं। अपने एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो? मैं कोई नमूना नहीं बनना चाहता, इतने सारे लोग मुझे देख कर हंसेंगे, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। आओ बोल रही होती है, तुम एक मर्द हो तो थोड़ा दिखाने में कौन सी बड़ी बात है। वहीं प्रिंसेस भी बोल रही होती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फेस को कवर कर दूंगी। जिसके बाद वो अपने एमसी को लेकर उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ की वो सभी ट्रेनिंग डॉक्टर होते हैं। वो सभी डॉक्टर भी एक्साइटेड होते हुए अपने एमसी की तरफ देखने लग जाते हैं। अपने एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, प्लीज मुझे मार डालो। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उन सभी ने एमसी के दो लिटिल ब्रदर को देख लिया होता है। इस वजह से अपने एमसी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था, इससे अच्छा तो मैं इस होल से डिस्पेयर हो जाता। आओ बोल रही होती है, अब रोना बंद भी करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक मर्द हो। अपने एमसी उस पर गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तो पता चलता, इसलिए बकवास करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। और वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं, जो देखकर प्रिंसेस उनसे बोलती है, अब फाइटिंग करना बंद भी करो। फिर प्रिंसेस कैथरीन से बोलती है, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया, तो अब तुम्हें उसे ट्रीट करना चाहिए। कैथरीन बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और वहीं अपने एमसी पीछे से गुस्से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया, अब तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ रही हो। इस चीज को ठीक करने के लिए मुझे एक स्पेशल पोशन की जरूरत है, लेकिन उसकी केवल एक ही बोतल थी और कुछ समय पहले के शोर शराबे की वजह से वो बोतल टूट गई, इसलिए मैं तुम्हें चाहकर भी ठीक नहीं कर सकती। लेकिन माफी के तौर पे मैं तुम्हें एक ह्यूमन मॉडल में बदल सकती हूँ। इससे तुम्हारा नाम मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। साथ ही उसका रोबोट भी अपने सभी हथियारों को निकाल लेता है। अपने एमसी गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, ये किस तरह की माफी है? तुम मुझे अपना एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती हो? कैथरीन बोलती है, तुम अल्केमी में कंट्रीब्यूट करे हो, तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। तभी प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें किस तरह का पोषण चाहिए, हम उसे लेकर आएंगे। कैथरीन बोलती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, यहाँ तक कि प्रिंसेस माया एक मर्द के लिए इतना सब कुछ करना चाहती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। प्रिंसेस बोलती है, बस तुम हमें बताओ तुम्हें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। कैथरीन बोलती है, फ्लावर ऑफ मीमा। साथ ही वो एक चुटकी बजाती है, जिससे वो रोबोट एक पर्चे पर फ्लावर का चित्र बनाने लग जाता है और फिर वो चित्र प्रिंसेस को दिखाता है। साथ ही कैथरीन बता रही होती है, फ्लावर ऑफ मीमा ना केवल रेयर है बल्कि इसकी खेती करनी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहाँ तक मुझे पता है ये केवल बीस्ट क्लैन के मंजून माउंटेन पे कुछ खिले हुए हैं, लेकिन ये जानते हुए भी ये पॉइंटलेस है, क्योंकि 4 क्लैन मीटिंग होने वाली है, इसलिए बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई होगी। अगर दूसरे रेस का बंदा वहाँ घुसते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक स्पाई के रूप में माना जाएगा और उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। तो क्या तुम तब भी इतने ज्यादा रिस्क को लेकर वहाँ पर जाना चाहोगे? ये सुन के अपने एमसी प्रिंसेस के हाथ से उस चित्र को ले लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर प्रिंसेस उससे बोलती है, तुमको क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? अपने एमसी बोलता है, अभी के लिए इतना काफी है, मैं खुद ही फ्लावर ऑफ मीमा को सर्च कर लूंगा। ये सुन के आव चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि अभी हमारे पास खुद के अपने प्रॉब्लम है जिन्हें की हमें डील करना है। अगर तुम बिना किसी वैलिड रीजन के बॉर्डर को पार करते हो तो इससे क्लैन के बीच परेशानी पैदा होगी, इससे क्लैन के बीच वार भी छिड़ सकती है। एमसी बोलता है, मैं समझ सकता हूँ और इसलिए तो मैं इसे खुद से हैंडल करना चाहता हूँ। तुम तो बस अपनी ताकत प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती हो जो कि खुद की लाइफ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? ये सुन के प्रिंसेस पहले शॉक हो जाती है और फिर एक स्माइल करते हुए बोलती है, तुमने सही कहा। जिसके बाद हमें बीस्ट क्लैन के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक जगह पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ब्लैक रोब पहन के आ चुका होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं उनके सामने कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन क्या मैं इन्हें पार करके जा सकता हूँ? लेकिन अगर वो फ्लावर मुझे नहीं मिला तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मुझे ये करने के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। इसी के साथ वो अपने फेस को ढककर बाकी के बीस्ट क्लैन के लोगों के साथ जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो गार्ड एक बंदे से बोलता है, अपने कैप को उठाओ। वो बंदा भी अपने कैप को उठा देता है, जहाँ उसके सर पे 2 कान होते हैं, यानी कि ये बीस्ट है। जो देखकर वो गार्ड बोलता है, तुम अंदर जा सकते हो। ये देखकर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, ये अच्छा है कि मैं आते समय मार्केट से 2 बीस्ट के कान खरीद लिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। तभी हम एमसी के आगे वाले एक बंदे को देखते हैं, जिसे कि वो गार्ड काफी गौर से घूर रहा होता है। वो बंदा अपने पूंछ को बहुत ज्यादा हिला रहा होता है, जिसे देखो उस गार्ड को उस पे शक हो जाता है, जो देखकर ये बंदा घबराने लग जाता है। तभी वो गार्ड उसके पूंछ को पकड़ लेता है, जिससे वो पूंछ निकल जाती है और उस बंदे का असलियत रिवील हो जाता है।
दरअसल वो एक डीमन होता है। जब उसकी सच्चाई सबके सामने रिवील हो जाती है तो वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो गार्ड अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है, वो एक डीमन है, जल्दी से उसे पकड़ो। वहीं वो डीमन क्लैन का बंदा भागते हुए बोल रहा होता है, मेरी वाइफ बीस्ट क्लैन से है, इसलिए मैं बस अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, प्लीज मुझे जाने दो। वो गार्ड बोलता है, बकवास बंद करो, रूल्स होते हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। साथ ही वो गार्ड उस बंदे के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिसे देख के उस बंदे की फटके चार हो जाती है। वो गार्ड बस अपने एक ही अटैक से उस बंदे को वहीं पर ढेर कर देता है और फिर उस डीमन को खींच के ले जाने लग जाता है। उसे देख अपने एम से अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ही स्ट्रेंथ है, उसने बस अपने एक ही ब्लो से उस डीमन को मार गिराया। साथ ही वो अपने आइलैंड्स के पावर को एक्टिवेट करके उन्हें देखने लग जाता है ताकि वो उनके स्ट्रेंथ का पता लगा सके। आइलैंड्स को एक्टिवेट करने के बाद एमसी को उन गार्ड की प्रोफाइल दिखने लग जाती है, जिसमें जो पहला गार्ड होता है उसका स्ट्रेंथ 1000 होता है, एजिलिटी 200 होती है, डिफेंस 800 और रिकवरी 200 होती है। वहीं दूसरे वाले का स्ट्रेंथ 300 होता है, एजिलिटी 1000, डिफेंस 200 और रिकवरी 200। और ये दोनों के दोनों बी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। ये देखने के बाद अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ये दोनों के दोनों बी रैंक पे हैं, जैसा कि बीस्ट क्लैन से उम्मीद की जा सकती थी। ये कॉम्बैट में नंबर 1 होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के गार्ड भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो छोड़ो, यही मेरे पास एक अच्छा मौका है, उनका ध्यान अभी मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी एक गार्ड अपने एमसी को देख लेता है और उसे बोलता है, रुक जाओ, आखिरकार तुम जा कहाँ पर रहे हो। अपने एमसी बोलता है, मेरा अचानक से पेट दर्द होने लगा है, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। लेकिन तभी वो बीस्ट क्लैन का मेंबर अपने एमसी को सूंघने लग जाता है और फिर उसे बोलता है, तुम एक डीमन की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो। अपने एमसी बोलता है, ये तो वो मुझे याद आया, कुछ देर पहले पब्लिक प्लेस पे एक डीमन औरत मेरे साथ आकर चिपक गई थी और साथ में ड्रिंक करने के लिए कह रही थी, हो सकता है तब मेरे ऊपर उसका सेंट लग चुका होगा। वो गार्ड बोलता है, ओह क्या ऐसा बात है, चलो अपने क्लोथ को उतारो। ये सुन के अपने एम से एकदम से शांत हो जाता है, जो देखकर वो गार्ड बोलता है, तुम अपने कपड़े को नहीं उतार रहे, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो। तभी वहाँ पर दूसरे वाला गार्ड भी आ जाता है, जो देखकर अपने एम से पैनिक होते हुए अपने मन में बोलता है, डैम इट, देख के लगता है मैं अब इससे भाग नहीं सकता। तभी वो बड़े वाला गार्ड अपने एमसी की तरफ अपने हाथ को भराने लग जाता है और अपना एमसी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ के अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अपने एमसी के पीछे से कोई बोलता है, रुक जाओ। और ये वही घोड़े वाले बीस्ट होते हैं, जिसे देख अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ये तो वही औरत है जिसे कि हमने पहले बचाया था। इसी के साथ वो घोड़ी वाली बीस्ट एक गार्ड से बोलती है, तो आज ड्यूटी करने की तुम्हारी बारी है। वो गार्ड बोलता है, मैत्रिया, क्या आप यहाँ पर सप्लाईज के लिए आई हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है इस घोड़ी वाली बीस्ट का नाम मैत्रिया है। मैत्रिया बोलती है, तुम सही हो, तुम कहते रहते हो कि सिल्क लैंड का शराब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए मैंने बहुत सारा खरीद लिया। साथ ही वो 2 बोतल को निकालकर उन्हें देते हुए बोलती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उससे देखो बड़ा वाला बीस्ट भी शर्मा जाता है और फिर उस शराब वाले बोतल को लेकर उसे सूंघता है, जिससे उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो गटागट करके पीने लग जाता है और साथ ही बोल रहा होता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी उसका दूसरा साथी उसे कोहनी मारते हुए बोलता है, हे अभी हम ड्यूटी पर हैं, इसलिए ज्यादा ड्रिंक मत करो। लेकिन उसे भी उस शराब को देखकर मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर वो मैट्रिया से बोलता है, मैट्रिया, मर्चेंट गिल्ड के हेड होने के नाते तुम्हें लीडर ने 4 क्लैन मीटिंग के लिए सप्लाई खरीदने के लिए कहा था, तुम इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी रही होगी, इतना हार्ड वर्क करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। साथ ही वो अपने कुछ बंदों से चिल्लाते हुए बोलता है, हे दिन में सपने देखना बंद करो और मैत्रिया के सामान धोने में मदद करो। मैत्रिया बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। साथ ही वो अपने एमसी से बोलती है, चलो अब अपने काम को अच्छे से करना। ये सुनकर वो गार्ड बोलता है, मैत्रिया, क्या तुम इसको जानती हो। मैत्रिया बोलती है, हाँ, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारा सामान खरीद लिया था, इसलिए मैंने इसे सामान धोने के लिए हायर कर लिया था। लेकिन ये आदमी आधे रास्ते में ही थक गया और वहाँ से चला गया, मुझे उसे एडवांस में पे नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो गार्ड बोलता है, ओ अच्छा ये बात है, इसलिए ये इधर उधर छुपते हुए घूम रहा था। साथ ही अपने एमसी से गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने एडवांस में ही पेमेंट ले लिया है तो जल्दी से जाओ उसके काम को पूरा करो। अपने एमसी भी बोल देता है, ठीक है। जिसके बाद अपने एमसी उस सामान लदे कैरेज को धक्का देने लग जाता है। लेकिन जैसे ही एमसी मैत्रिया की तरफ देखता है, वो उसे एक आंख मारती है। इसी तरह वो बॉर्डर को पार करके बीस्ट क्लैन में आ जाता है। और बीस्ट क्लैन सच में अंदर से काफी ज्यादा अच्छा होता है, सभी लोग अपने कामकाज में लगे होते हैं। जिसके बाद अपने एमसी और मैत्रिया एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। मैत्रिया उससे बोलती है, मैं तुम्हें यहीं तक कंपनी दे सकती थी, अभी भी मेरे पास लीडर का कुछ मिशन है जो कि मुझे पूरा करना है। अपने एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मुझे पहले ही बचा लिया है, लेकिन तुमने मेरे जैसे स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए उनसे झूठ क्यों बोला। मैट्रिया बोलती है, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं हो, तुम वही डीमन हो जिसने की कैथरीन के क्लिनिक में मेरी मदद की थी। यह सुन के अपने एमसी से चुप कराते हुए बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि मैं एक डीमन हूँ तो क्या तुम मेरी इंटेंशन को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। मैट्रिया ब्लश करते हुए बोलती है, तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो, बीस्ट फोल की इंटुइशन हमेशा सही होता है। उसे इस तरह देखकर अपने एमसी भी ब्लश करने लग जाता है। साथ ही अपने एमसी अपने मन में सोचता है, इसे बचाने के लिए जो मैंने अपना कदम उठाया था वो बिल्कुल वर्थित रहा। लेकिन क्या मोस्टर भी इविल और गुड को सेंस कर सकते हैं। ये सभी कुछ और नहीं बल्कि जंगली जीव हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में लूटपाट और कत्ल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें ह्यूमंस के बराबर इंटेलिजेंस है।
सीखने की एबिलिटी, ग्रोथ के लिए सेल्फ अवेयरनेस और यहाँ तक कि सेंस ऑफ मोरलिटी भी। इन्होंने मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में भी एडवांस किया है। मैं जो इनके बारे में जानता था ये उनसे पूरी तरह से अलग है। क्या ये मोस्टर इवॉल्व हुए हैं या फिर हमने कभी इन्हें सही तरह से समझा ही नहीं? नहीं, मेरे पास ये सब सोचने का भी समय नहीं है। मुझे पहले मीमा फ्लावर को ढूंढना है। तभी मैत्रिया बोलती है, एक्चुअली मैंने तुम्हारी मदद किसी और कारण से किया है। बीस्ट क्लैन का लोग कभी भी दूसरों का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। एक बार तुमने मेरी मदद की थी और एक बार मैंने कर दी। अब ये बराबर हो चुका है, इसलिए अगर हम कभी बैटलफील्ड में मिलते हैं तो हम एनिमी होंगे। अपने एमसी बोलता है, तुम सही हो तो फिर ठीक है, अब से हम दोनों का कर्ज उतर चुका है। इतना बोल के अपने एमसी वहाँ से जाने लग जाता है और मैत्रिया पीछे से बड़े प्यार से अपने एमसी को देख रही होती है। तभी मैत्रिया के पास एक दूसरा बंदा आके बोलता है, क्या आप सोरो के उस डीमन को हमें ऐसे ही जाने देना चाहिए? मैत्रिया बोलती है, कैथरीन के क्लिनिक में जो लड़की इसके साथ थी वो जाहिर तौर पे डीमन क्लैन की प्रिंसेस माया थी। मुझे नहीं पता कि उनका गोल क्या है, लेकिन जो डीमन प्रिंसेस के साथ ट्रेवल कर रहा हो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। जाओ तुम उसे छुपकर फॉलो करो, अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत आकर रिपोर्ट करना। वो बंदा बोलता है, मैं समझ गया, और वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। तभी मैट्रिया के पास से एक लड़की गुजरती है, लेकिन मैट्रिया पहले तो उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन वो एकदम से शौक होकर अपने मन में बोलती है, रुको, जो ये पर्सन यहाँ से गई क्या वो वही थी? साथ ही वो उस दिशा में देखती है जहाँ वो लड़की गई होती है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं होती है। जो देखकर मैट्रिया अपने मन में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर मेरा इमेजिन होगा, भला वो यहाँ पर कैसे हो सकती है। जिसके बाद हम अपने एमसी की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ वो पर्सन अभी भी अपने एमसी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी अपने एमसी एक गली में घुस जाता है, जिसे देखकर वो पर्सन भी उसके पीछे जाता है। लेकिन जैसे वो उस गली में देखता है वहाँ पर अपने एमसी नहीं होता। ये देखकर वो बंदा अपने मन में बोलता है, मैं श्योर हूँ वो इधर ही आया था, आखिरकार वो कहाँ पर गया? इतना बोल के वो बंदा अपने एमसी को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। वहीं अपने एमसी एक दीवार के पीछे छुपा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ओह तो ये मेरा पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब बिस्टो के पास अच्छी इंटेलिजेंस होती है। लेकिन ये बहुत बेकार बात है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसका तुम पीछा कर सकते हो। चलो छोड़ो, पहले मुझे ये सोचना होगा कि मैं बीस्ट माउंटेन तक कैसे जाऊंगा, क्या मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए? इतना बोल के अपने एमसी जैसे दीवार के पीछे से निकलता है, तभी वो छोटी सी लड़की आके अपने एमसी से टकरा जाती है और उसे झुककर माफी मांगने लग जाती है। अपने एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, वाह ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है, ये कान, ये पूंछ, ये तो बिल्कुल एक एनिमी की कैरेक्टर जैसी लग रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, बीस्ट क्लैन में इतनी ज्यादा क्यूट लड़की भी मौजूद है। वो लड़की अपने एमसी से बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका क्लॉथ गंदा हो गया, प्लीज इसे मुझे साफ करने दीजिए। इतना बोल के वो अपने हाथ को अपने एमसी की तरफ बढ़ाने लग जाती है, पर अपना एमसी तुरंत ही दूर हट जाता है और बोलता है, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और एमसी के हटने की वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है, जो देखकर अपने एमसी शो को तो ये बोलता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। वहीं वो लड़की नीचे गिरने के बाद कांप रही होती है, जो देखकर अपने एमसी अपने मन में बोलता है, देखकर नहीं लगता ये एक्टिंग कर रही है। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो लड़की बड़े प्यार से अपने एमसी से बोलती है, नहीं मैं बस भूखी हूँ। ये देखकर अपने एमसी भी शर्मा जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। अपने एमसी उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, बिस्टो के सर्वाइवल रूल जंगल के रूल की तरह है, इसके कारण यंग और बूढ़े बिस्टो का खाना अक्सर चोरी हो जाता है और वो भूखे रह जाते हैं। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता ये कितनी ज्यादा भूखी थी, पर ये इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खाने के बाद एक डकार लेती है। तभी वो अपने एमसी से बड़े प्यार से बोलती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया। अपने एमसी बोलता है, नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम अभी भी ग्रो कर रही हो, ये ठीक है, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। वैसे तुम्हारी फैमिली किधर है, तुम जैसी एक छोटी बच्ची अकेला क्यों भटक रही है? वो लड़की बोलती है, मैं घर से भाग आई हूँ। ये सुन के अपने एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की बताती है, जन्म से ही मुझे बेकार समझा जाता था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की थी, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। हर दिन मुझे मारा पीटा जाता था और खाना भी नहीं देते थे। और जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तब मैं और भी ज्यादा अनवांटेड हो गई। वो मुझसे घर का सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी मुझे अपने फैमिली जैसा नहीं समझता था। कल मैं थके होने की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसके कारण मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाई, और अगर फादर वापस से घर पर आते तो वो मुझे पनिश करते, इसलिए मैं डर कर वहाँ से भाग गई। उसकी ये सब बातों को सुन के अपनी एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी भी ऐसी फैमिली है जो कि लड़का लड़की के भेदभाव में फंसे हुए हैं। भला वो इतनी प्यारी लड़की को इतना तकलीफ कैसे दे सकते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की अपने एमसी से बोलती है, बाय द वे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। अपने एमसी बोलता है, मेरा नाम बोन है, तुम मुझे बोन कह सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और अपने एमसी ने अपना फेक नाम बताया होता है।
वो लड़की बोलती है मेरा नाम पू है। ये सुन के अपने एमसी एकदम से शॉक हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में बोलता है भला कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह का नाम कैसे दे सकते हैं, आखिरकार इसके पेरेंट्स किस तरह के इंसान हैं। तभी पू बोलती है बोन इस मील के लिए तुम्हारा थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैं तुम्हें कैसे रिपे कर सकती हूँ। अपने एमसी बोलता है तुम्हें मुझे रिपे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अपने एमसी को याद आता है और फिर वो पू से पूछता है क्या तुम्हें माउंट बंजू का रास्ता पता है। पू बोलती है क्या माउंट बंजू, वो जगह तो हयाना का नेस्ट है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है। हयाना बहुत ज्यादा क्रूअल और कनिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, वो अपने समूह के लिए काम नहीं करते, इसके बजाय वो अपने ही मेंबर पर घात लगा के हमला करते हैं और उनका शिकार करते हैं। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को फूड समझ के खा जाते हैं। यही कारण है कि सभी लोगों ने हयानस को माउंट बंजू में खदेड़ दिया। तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। अपने एमसी बताता है मैं किसी चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, वो कुछ ऐसा है जो कि केवल माउंट बंजू में ही पाया जाता है। पू बोलती है अगर वो मीमा फ्लावर है तो वो हमारे घर पर एक रखा हुआ है। ये सुन के अपने एमसी खुश होते हुए बोलता है क्या सच में। पू बोलती है हाँ, कुछ समय पहले मेरे फादर एक मीमा फ्लावर को लेकर आए थे, इस समय मेरे फादर घर पर नहीं होंगे तो मैं उस मीमा फ्लावर को लेने के लिए जा सकती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से जाते हुए अपने एमसी से बोलती है तुम यहीं पर वेट करना, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है आज तो मेरा लकी दिन है, एक के बाद एक अच्छी चीजें होती जा रही है। अगर इसी तरह से सभी चीजें स्मूथली चलती रही तो मैं रात होने से पहले घर पर जा पाऊंगा। और गाइस यहीं पर हम अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।